वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का आपका टॉपिक है विलेयता। ठीक, सॉल्युबिलिटी के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो विलेयता का सामान्य भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि घुलने की प्रक्रिया को आप विलेयता कहेंगे, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको हम अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं कि किस किस तरीके से ये होगा। तो आपको पहले ही बताया गया है कि किसी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसको क्या कहते हैं हम, विलायक। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया विलायक, सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में होता है उसको हम क्या कहते हैं, विलेय। ठीक, तो यहां पे हम दो चीजों का ध्यान रखेंगे कि विलायक की मात्रा इसमें क्या होती है। विलेयता को जानने के लिए विलायक की मात्रा निश्चित होना जरूरी है। इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने क्या लिया, एक गिलास पानी आपने लिया और उसमें आपने क्या किया, 1 चम्मच या 2 चम्मच आपने या 3 चम्मच आप घोल सकते हैं उसमें नमक आपने घोल लिया। ठीक है ना। यदि आप उसी में उसकी क्वांटिटी, अगर उसके विलायक की मात्रा ज्यादा कर लेंगे, एक जग में आप लेंगे, तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, 3 के बदले आप 6 चम्मच या 10 चम्मच आप घोल सकते हैं। तो यहाँ पे विलेयता को समझने के लिए ये आवश्यक है कि विलेयता को हम कैसे जानेंगे। तो ये विलायक की मात्रा भी क्या होनी चाहिए, निश्चित मात्रा में आपका क्या होना चाहिए, विलायक। ठीक है ना। अगर विलायक की मात्रा क्या हो, निश्चित हो, और ताप भी क्या हो, ताप भी आपका निश्चित होना चाहिए। ठीक है जी। ताप का भी असर होता है, थोड़ा सा हम इसका भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि ताप का विलेयता में क्या प्रभाव है। आपने देखा होगा जब आप कपड़े धोते हैं तो ठंडे पानी में आपका जो डिटर्जेंट होता है वो थोड़ी देर से घुलता है, जबकि गर्म पानी में वो क्या होता है, आसानी से घुल जाता है। इसी को दूसरे उसमें भी हम ले सकते हैं कि गर्म चीज में चीजों की विलेयता क्या हो जाएगी आपकी, वो बढ़ भी सकती है। ठीक है ना। तो तब हम क्या कहते हैं कि विलेयता को हम क्या किस हिसाब से डिफाइन करेंगे, निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में जितना विलेय, ठीक है ना, सॉल्यूट, जितने अधिकतम विलेय की मात्रा घुल सकती है या वो उपस्थित उसमें हो सकता है, उसी को हम क्या कहेंगे, विलेयता कहेंगे। दोबारा से देख लें आप कि विलेय की अधिकतम मात्रा, ठीक है ना, विलेय की अधिकतम घुलनशील मात्रा किसमें, जबकि ताप निश्चित हो और विलायक का आयतन भी क्या हो, निश्चित हो, तो उसको आप क्या कह सकते हैं, सॉल्युबिलिटी या विलेयता आप कह सकते हैं। मेरी बात शायद आप समझ गए होंगे। तो इसी विलेयता को हम यहाँ पे अलग अलग चीजों से डिफाइन करेंगे। ठीक है ना। तो अलग अलग सॉल्यूशनों में इसकी बात कर लेते हैं। तो पहले मैं इसमें बात कर लेता हूं, पहले इसमें हम बात करेंगे ठोस को अगर हम किसमें घोल रहे हैं, ठोसों की द्रव में विलेयता की बात हम कर रहे हैं। ठीक है ना। ठोसों की द्रव में विलेयता, तो इस हेडिंग से ही आपको कई चीजें पता चल रही होंगी। क्या चीज पहले पता चल रही कि इसमें द्रव क्या है, द्रव आपका इसमें विलायक है। द्रव क्या था, अधिक मात्रा में, जबकि ठोस इसमें क्या होगा, कम मात्रा में होगा। ठीक है ना। तो अब इसके लिए जो चीजें होती हैं, इसके लिए एक बहुत सुंदर सा स्लोगन है, उससे आप इसको समझ सकते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक, इसको हिंदी में हम कहते हैं कि समान समान को घोलता है। ठीक है ना। इसका क्या अर्थ है, अभी हम इसको समझ लेंगे। समान समान को घोलता है। यहां पे इसका यह आशय है कि जिनकी रासायनिक प्रकृति एक प्रकार की होती है तो तब वो एक दूसरे में सॉल्युबल होते हैं, अदरवाइज वो सॉल्युबल नहीं होते। जैसे एग्जांपल हम ले लें, नमक को या चीनी को या ग्लूकोज को हम लेते हैं और पानी में हम डालते हैं तो क्या होता है, वो आसानी से घुल जाता है। जबकि अगर आप उसमें से एंथ्रासीन या नेफ्थलीन लेंगे, नेफ्थलीन का अर्थ क्या है, कपूर की गोली, जो आप करते हैं इस्तेमाल अपने घरों में भी, तो कपूर की गोली को यदि पानी में डाला जाता है तो वो विलेय नहीं होती है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम रासायनिक रूप से देखें तो जो ध्रुवीय यौगिक होंगे, ध्रुवीय यौगिक, ठीक है ना, ध्रुवीय को अभी हम समझ लेंगे। तो ध्रुवीय यौगिक क्या करेंगे, अगर ठोस ध्रुवीय प्रकृति का होगा तो वो ध्रुवीय यौगिक में, ध्रुवीय द्रव में घुल जाएगा, जैसे कि जल भी ध्रुवीय कह सकते हैं आप। और अगर वो अध्रुवीय होगा तो अध्रुवीय किसमें डिजोल्व होगा,
अध्रुवी ठोस अगर आपने लिया तो ये किस में घुलेगा? अध्रुवी द्रव में घुलेगा। समझ गए ना आप? ठीक, तब ये घुलेगा। अब ध्रुवता क्या होती थी हल्का सा समझ लें। जैसे ए बी कोई यौगिक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ये मानते हैं कि बी क्या है? ज्यादा विद्युत ऋणात्मक, तो इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। तो उसको हम डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव के द्वारा दिखा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो ऐसी जो इसमें धन और ऋण आवेश होते हैं आंशिक रूप से, तो उनको हम क्या कहते हैं? पोलर कंपाउंड्स कहते हैं या ध्रुवीय यौगिक कहते हैं। तो ठोसों की बात हमें पता चली कि ठोसों की द्रव्य विलेयता किस पर निर्भर करती है? उनकी प्रकृति पर निर्भर करती है। इसीलिए हमने कहा समान समान को घोलता है, अर्थात ध्रुवीय यौगिक ध्रुवी में और अध्रुवी में घुलेंगे। ठीक है ना? अब इसमें से जब भी हम इस प्रकार के सॉल्यूशन को लेते हैं, जैसा कि पाठ के शुरू में ही आपको बताया कि यहाँ पे हम बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? द्विअंगी विलयन। द्विअंगी का मतलब एक विलायक और एक आपका विलेय है। ठीक है ना? अब इसमें हम देखेंगे कि जो विलेयता होती है उसमें ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना? तो इसमें हम एक चीज ताप और दाब के प्रभाव को जानने से पहले एक चीज और भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। संतृप्तता की बात कर लेते हैं। संतृप्त या सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। ठीक है ना? तो संतृप्त विलयन क्या हुआ? इसको भी हम समझ लेंगे। इसको विलेयता भी को भी आप संतृप्तता से मान सकते हैं कि विलेय की अधिकतम मात्रा, ठीक है ना, विलेय की जो मैक्सिमम मात्रा एक निश्चित आयतन के विलायक में घोली जा सकती है, तो उसी को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है? और ज्यादा हम उसमें विलेय पदार्थ, उसमें जो विलेय है, सॉल्यूट जो है, उसको हम उसमें नहीं घोल सकते। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि बच्चे क्या पसंद करते हैं? दूध में ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं। तो मम्मी से कहते हैं कि मम्मी चीनी और डाल दो। तो चीनी जब हम उसमें से डालते हैं तो 1, 1.5, 2 चम्मच तक तो वो घुल सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं घुल पाती। तो जब आपका दूध खत्म हो जाता है तो तब आप क्या देखते हैं कि चीनी उसमें क्या हुई? नीचे से बचे रहती है। तो जो मैक्सिमम मात्रा चीनी की डिजोल्व हो सकती है मिल्क में, उसी को आप क्या कहेंगे? वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है या संतृप्त विलयन है। अगर ऐसी अवस्था नहीं होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन का नाम देंगे। ठीक है ना? असंतृप्त क्या हो गया? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब है? कि इसमें अभी पर्याप्त गुंजाइश है कि आप अगर इसमें से विलेय पदार्थ डालते हैं तो ये क्या हो पाए? घुल जाए। ठीक है ना? तो ये भी आपको यहाँ पे पता चल गया कि सैचुरेटेड या संतृप्त विलयन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है ना? आइए तो अब हम बात करते हैं, यदि ठोसों को हम द्रव में क्या करते हैं? ठोसों को हम द्रव में मिला रहे हैं तो ताप का इसमें क्या प्रभाव पड़ता होगा? ठीक है ना? ताप का प्रभाव, ठीक। तो ताप के प्रभाव की बात करते हैं इसमें। तो देखिए, जब हम किसी ठोस को द्रव में मिलाते हैं तो वो क्या होती है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। वहां पे एक रासायनिक अभिक्रिया आपकी जनरेट होती है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के प्रक्रम होने की संभावना होती है। एक आपकी क्या हो कि ये अभिक्रिया आपकी ऊष्मा शोषी हो, ठीक। अभी इसको हम अभी एक्सप्लेन कर लेंगे, ऊष्मा शोषी। और दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है कि ये ऊष्मा छेपी, ये प्रोसेस जो विलयन बनाने की है वो क्या हो? ऊष्मा छेपी। ठीक है ना? तो इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है? ताप का जो प्रभाव है इसमें ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी की बात अभी मैं करूंगा। उससे पहले ये जो ताप का प्रभाव होता है तो इससे विलेयता बढ़ेगी या घटेगी, ये किस पर निर्भर करता है? पिछले क्लास में आपने पढ़ा है ला सातेलिए का नियम। ठीक है ना? तो ला सातेलिए नियम के अनुसार हम इन चीजों को देखते हैं। ठीक हो गया? अब हम समझ लेते हैं कि ऊष्मा शोषी क्या अभिक्रिया है। शोषी का मतलब शब्द से ही अंदाज हमें आ रहा है कि जब हम ठोस को इसमें द्रव में मिला रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ऊष्मा का हमारा क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। तो उसको कहेंगे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और ऊष्मा छेपी क्या होगी? ये एंडोथर्मिक हो गई और ऊष्मा छेपी एक्सोथर्मिक हो गई। तो इसमें क्या हो रहा होगा कि ऊर्जा आपकी बाहर निकल रही होगी। ठीक है ना? तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है? इसको रासायनिक रूप से हम कैसे दिखाते हैं? ऊष्मा से शोषी अभिक्रिया में ये हमने कहा डेल्टा एच, ठीक है ना, ये एंथैल्पी है, ये ऊर्जा को दिखा रही है। ठीक है ना? तो ये डेल्टा एच सॉल्यूशन जो आपका है
अर्थात इसका क्या आशय है, अभी दोबारा से और समझ लेंगे, इज ग्रेटर देन 0। तो हो क्या रहा, जब हम द्रव में ठोस को मिला रहे हैं, ठीक है ना, और ऊष्मा क्या हो रही है, ऊर्जा जनरेट हो रही है, ऊष्मा निकल रही है, तो उसको हम दिखाते हैं विलयन की एंथैल्पी, अर्थात विलयन की जो ऊर्जा है वो शून्य से ज्यादा है। शून्य से ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि उसमें से ऊर्जा, ये अगर ये ग्रेटर देन हो गई तो ये इसको ऊर्जा की आवश्यकता है, सराउंडिंग से हमें क्या कर रही होगी, ऊर्जा को ले रही होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो विलेयता होगी ठोसों की वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जो आपकी होती है ठोस की वो आपकी बढ़ जाती है, ठीक है ना। उष्मा शोषी में ये क्या कर रहा है कि इसको हम वैसे भी समझ सकते हैं, उष्मा शोषी ये शोषण कर रहा है। जैसे कि हमने इससे पहले भी एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने क्या कहा कि गर्म पानी में डिटर्जेंट ज्यादा घुल जा रहा है, तो वैसा ही हो रहा है। वो ज्यादा क्यों घुल रहा होगा, क्योंकि जो गर्म पानी है उसकी ऊष्मा वो डिटर्जेंट और ये जब पानी मिल रहा है आपस में तो वो ऊष्मा वो प्राप्त कर लेता है और उस स्थिति में ये कंडीशन बनती है। दूसरा क्या है कि हम दो चीजों को मिलाते हैं और उस कंडीशन में क्या होता है कि ऊर्जा जनरेट हो रही, अब क्या है कि ऊष्मा इसमें से निकल रही है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि इसमें एंथैल्पी जो होगा इसमें उसको मैथमेटिकली ऐसे दिखाएंगे, डेल्टा एच सॉल्यूशन इज लेस देन 0। तो यहां पे जो विलेयता होगी घटेगी, ठीक है ना। तो इसमें विलेयता क्या होगी आपकी घटेगी। तो आप इसको और भी अच्छे से कर सकते हैं कि उष्मा शोषी प्रक्रम में ठोसों की द्रव्य विलेयता क्या होती है, बढ़ती है, जबकि उष्मा क्षेपी प्रक्रम में ठोसों की द्रव्य विलेयता क्या होती है, घटती है, ठीक है ना। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब दूसरा है इसमें दाब का प्रभाव, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है इसको देख लेते हैं, ठीक। ये इंटरेस्टिंग चीज है, दूसरे एग्जांपल से भी देख लेंगे। तो यदि ठोसों को हम द्रव में डिसॉल्व करते हैं तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का कोई प्रभाव नहीं ऐसे वाला करो पड़ता है, ठीक। तो यहां पे ये दाब जो है ये आपका कोई भी इसको प्रभावित नहीं करेगा। वैसे भी आप समझ सकते हैं दाब का मतलब क्या है, प्रेशर। अगर हम चीनी को किसमें ले रहे, चीनी को डिसॉल्व कर रहे हैं पानी में और हम प्रेशराइज करके ये सोचें कि ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर दें और चीनी इसमें अपने आप ही घुल जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ये बात थी कि ठोसों की द्रव में विलेयता। तो इसमें महत्वपूर्ण बात आपने क्या देखी, नंबर 1 तो बात देखी कि लाइक डिसॉल्व लाइक होता है, अर्थात ध्रुवी ठोस ध्रुवी विलायकों में द्रवों में विलय होंगे और अध्रुवी अध्रुवी में होंगे, ठीक है ना। तो आपके प्रभाव में आपने देखा कि अगर उष्मा शोषी प्रक्रम होगा तो विलेयता बढ़ती है और अगर उष्मा क्षेपी प्रक्रम होगा तो विलेयता आपकी क्या होती है, इसमें से कम हो जाती है, ठीक हो गया। अब हम दूसरी चीज देखें कि अब हम क्या कर रहे हैं कि गैसों की द्रव में विलेयता की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। गैसों की द्रव में विलेयता है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम, गैसों की द्रव में विलेयता को हम इसमें समझेंगे अच्छे से कि इसमें क्या चीजें रहती हैं। तो आपको पहले से ही मालूम है कि सामान्यतया क्या होता है, मछलियां किसमें रहती हैं, जल में, और मछली भी सांस लेती है तो वो भी ऑब्वियसली ऑक्सीजन से ही सांस लेती है। तो वो ऑक्सीजन कब उसे प्राप्त होती होगी, जबकि ऑक्सीजन किसमें विलय रहती होगी, पानी में विलय होती होगी। तो उसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो गैसों की द्रव में विलेयता, इसमें भी क्या होता है कि अगर पानी में लें या द्रव में भी लें तो गैसों की प्रकृति के अनुसार इनकी विलेयता अलग अलग प्रकार की होती है इसमें से, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें हम जो देखेंगे, पहले में इसमें क्योंकि दाब का प्रभाव थोड़ा सा लंबा है, पहले ताप के प्रभाव की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम कर रहे हैं पहले ताप का प्रभाव, ठीक। इसको हम एक घरेलू प्रयोग के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अगर गैस द्रव में घुली हुई है तो ताप का क्या प्रभाव होगा इसको हम देखेंगे, ठीक है ना। तो अब हमने कोई कंटेनर लिया, उसमें पानी आपने लिया और पानी में आप क्या कर रहे हैं, पानी को आप गर्म कर रहे हैं, ठीक हो गया। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। और आप ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि जो पानी है, पानी में क्या है, ऑक्सीजन घुली है या कोई दूसरी गैस भी है, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो होगा क्या, जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गैस बाहर की ओर निकलने लगेगी। गैस बाहर की ओर निकलेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि गैसों की द्रव में जो विलेयता होती है उसमें ताप का प्रभाव क्या होता है कि इससे विलेयता
घट जाती है या कम हो जाती है। ठीक है, तो घट जाती है, इसको आप समझ गए, बहुत इजीली आप इसको समझ रहे होंगे। ये कंटेनर आपने लिया और इसमें पहले क्या था कि इसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे गैस के थे, और जब आपने गर्म किया तो इसमें से 6 के बदले 4 निकल गए, अब 2 ही बचे, तो तब आपकी क्या हो गई, विलेयता घट जाएगी। अब हम दूसरा इसमें से देखेंगे, दाब का प्रभाव। ठीक है ना, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है इसको देखेंगे, ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। तो इंपोर्टेंट है तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं कि दाब का इसमें किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो पहले ही आपको बता दिया गया है कि हम विलेयता की बात कर रहे हैं, तो जो विलेय आपका है, जो विलायक है, उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, विलायक की मात्रा एक हिसाब से फिक्स होती है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हम करेंगे और उससे हमें चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है ना, मान लिया ये एक आपका क्या है, बर्तन है, कंटेनर है, और इसमें द्रव आपने भरा है। मैं द्रव को बना ही नहीं रहा, इसमें ये व्हाइट जो दिखाई दे रहा है ये आपका द्रव है, ऐसा आप समझेंगे। और इसमें फॉर एग्जांपल हम ये कर लेते हैं कि इसमें क्या है, आपके पास गैस के जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वो डिजोल्व हैं। ठीक है ना, और इस समय इसकी स्थिति क्या थी कि मान लीजिए ये आपका जो कंटेनर है इस पोजीशन में पहुंचा है, तो इसमें इसका आयतन कितना है, वॉल्यूम 1 लीटर है, ऐसा हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा कि जितनी भी इसकी मात्रा है वो कितने में विलेय है, कितने में घुली हुई है, 1 लीटर में घुली है। अब हम क्या करते हैं, इसी में हम इसको प्रेशराइज कर लेते हैं, इसी कंटेनर को। पता है दाब लगाने पर द्रवों का जो क्या होता है, आपका आयतन है वो कम हो जाता है। ठीक, ये आपका 1 लीटर था, जैसा इसने यहाँ पे वाले में हमने दिखाया था। अब हम इसमें दाब लगा रहे हैं और ये यहाँ पे 1/2 लीटर के आसपास ये हो गया। ये दाब आप किसी भी वेट के द्वारा इसमें लगा सकते हैं। ये वेट हमने इसमें पुट कर दिए या किसी और प्रक्रम से। ठीक है ना, ये वेट कर दिया, तो वेट लगाया, बाहर करा, तो प्रेशर अपने आप ही हो गया। तो अब क्या है, ये जो चीजें हैं आपकी, जो पार्टिकल्स थे गैस के, वो आपके कम आयतन में उतने ही हैं। ठीक हो गया, तो विलेयता क्या हो गई, दाब के प्रभाव के अनुसार अगर दाब बढ़ाया तो विलेयता बढ़ जा रही है। पहले 1 लीटर में अगर मान लो, इसको हम क्या माने कि ये 2 ग्राम है, समझ रहे हैं कि हम 2 ग्राम मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, 2 ग्राम मानो, 10 ग्राम मानो, कि 10 ग्राम जो आपकी गैस है वो 1 लीटर में विलेय है। लेकिन यहाँ पे क्या होगी कि ये 10 ग्राम कितने में, आधे लीटर में है, अर्थात आधे लीटर में, वैसे लीटर के हिसाब से कहेंगे तो 20 ग्राम पर लीटर हो जाएगा, तो विलेयता आपकी बढ़ जा रही है। ठीक है ना, तो जो ये दाब का प्रभाव है, यहाँ पे से आपने देखा कि इससे विलेयता क्या हो जाती है, दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक इंटरेस्टिंग लॉ पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं हेनरी का नियम। ठीक, तो इसी में हम हेनरी के नियम की बात करते हैं, और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिंपली भी काफी आपसे पूछा जा सकेगा। इसके उपयोग भी आपसे पूछे जाते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है कि हेनरी का नियम क्या है, और इसके अनुप्रयोग भी लिखिए। तो दोनों की बात हम यहां पे करेंगे। हेनरी का नियम। ठीक, तो अगर हम यहां पे देखें, इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर भी हेनरी के नियम को डिफाइन किया जा सकता है। हमें पता है कि यहाँ पे जो विलायक है आपका, अगर हम यहाँ पे देख रहे थे तो विलायक की स्थिति हम देख रहे हैं, तो और यहाँ पे हम वाष्प दाब की भी बात करेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो ये गैस की यहाँ पे विलेय की जो मात्रा है बेटा, जितनी मात्रा यहाँ पे थी उतनी मात्रा कहाँ पे थी, इसमें भी है। ठीक है ना, जैसे इसमें हमने 9 पार्टिकल इसमें ड्रॉ कर रखे हैं, तो 9 इसमें भी है, जितना इसका वेट है उतना ही इसका भी वेट होगा, ऐसा हम समझ रहे हैं, अर्थात विलेय की मात्रा हमारी समान है। तो यहाँ पे हेनरी ने क्या बताया कि जो ये आपका, जब हम ये पढ़ क्या रहे हैं, गैसों का द्रव में विलयन, तो हम यहाँ पे वाष्प दाब की बात करते हैं, तो ये P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। हेनरी ने ये नियम दिया, तो इसके अनुसार क्या हुआ, गैसों का जो वाष्प दाब होता है, गैसों का जो वाष्प दाब है आपका, इसमें वो
द्रव में जैसे द्रव की मात्रा इसमें फिक्स होगी, तो दोबारा से हम P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, और पहले मैथमेटिकली बना लेते हैं, फिर दोबारा से इसके फॉर्मूले की भी बात अभी मैं दोबारा से डिफाइन कर दूंगा। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, P इज इक्वल टू KHX। ये तो मैथमेटिकली आपका क्या हो गया, हेनरी का नियम हो गया। इसी को हम वर्बली जिस समय लिखेंगे तो उसको हम किस तरीके से कहते हैं, इसकी बात को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है ना। ये कह रहा है किसी गैस का वाष्प अवस्था में जो वाष्प दाब, यहाँ पे इसमें जो ये गैस डिजोल्व है इसकी बात कह रहा है, तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में वाष्प दाब, ठीक हो गया ना, उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। बात समझ में आ रही, तो इसके मोल अंश के समानुपाती होता है। कुछ बुक्स में इसको P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M भी लिखा है, तो वो भी एक ही बात है। वो एक बात कैसे है, द्रव्यमान के बराबर, कि इसकी मोललता की बात अगर हम इसमें कर रहे हैं, सॉरी इसके मोलों की बात अगर हम कर रहे हैं, तो मोलों की संख्या भी क्या हो गई कि विलयन में उपस्थित क्या गैस का द्रव्यमान बट्टे उसका मोलर द्रव्यमान। अब वो चाहे ज्यादा हो या कम हो तो उसी अकॉर्डिंग वो बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि किसी गैस का जो वाष्प दाब है, ठीक हो गया ना, ये गैस का वाष्प दाब है, वो क्या होता है, उसके मोलर अंश के समानुपाती होता है। ठीक, ये भी हमें वही नियम, वही स्टेटमेंट दे रहा है जो इस एक्सपेरिमेंट से द्वारा दिया गया था। उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या कहा कि जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी। तो यहाँ पे भी यही है, अगर दाब बढ़ाएंगे तो मोल अंश इसका इनहेंस होगा। इस तरीके का ये एक दूसरे के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा इसको हमने यहाँ पे हमारी बात समझ में आ जाती है। ठीक हो गया। और यहाँ पे ये जो KH होता है इसको हम कहते हैं हेनरी कांस्टेंट, ये हेनरी नियतांक। ठीक, एक बात ध्यान रखेंगे कि ये हेनरी नियतांक क्या होता है, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये हम जान गए कि हेनरी नियतांक अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके कुछ जो यूजेज हैं उनकी बात कर लेते हैं, उनको हल्का सा हम समझ लेंगे, एक दो वर्ड्स इसमें से आते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि हेनरी का नियम क्या है और हेनरी के नियम की अनुप्रयोग लिखिए। तो अनुप्रयोग में हम क्या कर सकते हैं, इसको देखेंगे, यूजेज या एप्लीकेशंस भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक, सबसे पहले इसमें इंटरेस्टिंग एक एग्जाम्पल है, कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जाम्पल इसमें आता है। ठीक है ना, तो गर्मी के दिन है और आजकल अब आप लोग आनंद ले रहे होंगे पेप्सी मिरिंडा इत्यादि का। तो हम देखते हैं कि जब पेप्सी मिरिंडा और सामान्य घर के जूस में क्या अंतर होता है, जब हम उसको ओपन करते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलती है, गैस निकलती है। वो वास्तव में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है ना, तो होता क्या है कि कोल्ड ड्रिंक्स में जो हम कार्बोनेटेड वाटर डालते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें फिल किया जाता है, वो किस आधार पर किया जाता है, अधिक दाब पर हम कोल्ड ड्रिंक्स में क्या करते हैं, गैस को उसमें डिजोल्व करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना अधिक हम दाब रखेंगे उतना ही कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक के अंदर उतनी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिजोल्व रहेगी। और ऐसा होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, जब हम उसको पीते हैं तो बड़ा आनंद जैसा आता है, डकार भी आती है, जिंग जैसा उत्पन्न होता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब एक दूसरी बात हम यहाँ पे करेंगे, एनेक्सिया। ठीक है, इसकी बात करते हैं, एनेक्सिया क्या होता है। अब हम देख रहे हैं, ये पर्वतारोहियों की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं। जब आपने देखा कि माउंट एवरेस्ट में या हिमालय की ऊंची ऊंची रेंज में क्या होता है, पहाड़ियों में चोटियों में चढ़ने की कोशिश पर्वतारोही करते हैं, तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है कि वहां ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, आपकी कम होने लगती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने का मतलब क्या है कि वहां पे भी दाब क्या होता होगा, तो कम है, दाब कम है तो ऑक्सीजन भी ऑब्वियसली कम हो जाता है। ठीक है ना, तो उस स्थिति में हमें क्या होता है कि सांस लेने में परेशानी होती है, और सांस लेने में जब परेशानी होती है तो उससे कई प्रकार की दिक्कतें, ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है तो हमें शारीरिक कष्ट भी उससे उत्पन्न होते हैं, और जो वो दिक्कतें उत्पन्न होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एनेक्सिया का नाम देते हैं। तो यदि आपसे अनुप्रयोग पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि पर्वतारोहियों में एनेक्सिया, क्योंकि वहां पे क्या है, आपका ऑक्सीजन की वो सप्लाई कम है, तो इस प्रकार की कंडीशन आती है। और एक और होता है जिसको हम कह रहे हैं बैंड, इसको बैंड्स के नाम से जानते हैं। ये डाइवर के लिए, ये गोताखोरों के लिए होता है।
गोताखोर, ठीक है ना। जब गोताखोर समुद्र में जाते हैं तो समुद्र में जब गोताखोर जा रहे हैं तो जैसे जैसे गहराई में जा रहे हैं, आप जान रहे हैं फिजिक्स में भी पढ़ा है आपने, P इजिकल टू HDG, जितने नीचे जाएंगे तो नीचे क्या होता है, दाब बढ़ने लगता है। दाब बढ़ेगा, दाब इंक्रीज हुआ तो विलेयता भी क्या होगी, बता रखा हमने, विलेयता भी आपकी बढ़ेगी, विलेयता भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी ड्रेस्टिक कंडीशन यहाँ पे आती है कि जैसे जैसे हम प्रेशर में नीचे होते हैं, सिलेंडर भी हमारे पास होता है, तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन क्या होने लगता है, ज्यादा होने लगता है, और ज्यादा सर्कुलेशन होने लगेगा तो वो भी घातक होता है, ठीक है ना। उसके क्या प्रभाव होते हैं अभी हम देखेंगे। तो तब क्या होता है, जो डाइवर होते हैं, तो डाइवर जो आपका गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो जो ये गैस सिलेंडर होगी तो इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो होती ही है, और इसमें हम हीलियम मिलाते हैं, हीलियम तनुकारी के रूप में मिलाई जाती है, ठीक है ना। एक ही डाइल्यूटिंग एजेंट है, इसको हम इसमें से मिलाते हैं, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में शरीर में जाती है गोताखोर के, तो होता क्या है कि उसकी बॉडी ज्यादा वर्क भी, उससे ज्यादा एनर्जी भी जनरेट होगी और कई और प्रकार की चीजें भी उसमें से आएंगी। ये फिर फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई। और मोटे तौर पर क्या होता है कि जब डाइवर निकलता है समुद्र से तो उसके शरीर में बहुत ज्यादा पीड़ा की उसको अनुभूति होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बैंड्स का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने विलेयता में दो चीजों को देखा। पहले हमने देखा था कि ठोसों का द्रव में विलयन, ठीक, और दूसरा हमने देखा गैसों का द्रव में विलयन। अब हम अगले क्लास में इसी के आगे और लेंगे कि द्रव में विलयन अगले लेक्चर में हम लेंगे। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।